बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू वीडियो लेक्चर। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हमारा जो टॉपिक है आप देख सकते हैं। टॉपिक का नाम है फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो हम आज इस पर बात करेंगे। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ये हमारा आज का टॉपिक है इस लेक्चर का। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, सही, उनका जो बेसिक फंक्शन होता है इनका कार्बोहाइड्रेट्स का जो बेसिक फंक्शन है वो हमारे पास है प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी हमारे पास इसका बेसिक फंक्शन है, हमें एनर्जी देता है। तो ये हमारे पास है, सही। अब ये कौन सी एनर्जी है? ये वो एनर्जी है जो हमारे पास जितने भी लिविंग थिंग्स हैं इस एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे पास ये एनर्जी किसके लिए चाहिए जी? ये एनर्जी हमारे पास ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए चाहिए होती है, सही। जितने भी हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं या लिविंग थिंग्स होते हैं, सही, वो करते हैं लाइफ एक्टिविटीज़। क्या करते हैं? वो अपनी लाइफ एक्टिविटीज़ करते हैं और उनकी उन लाइफ एक्टिविटीज़ के लिए क्या चाहिए होती है? ये एनर्जी चाहिए होती है। अगर ये एनर्जी मिलती है तो लाइफ एक्टिविटीज़ होती है। अगर ये एनर्जी नहीं मिलती तो हमारे पास ये लाइफ एक्टिविटीज़ फिर नहीं होती। समझ में आता है? तो ये एनर्जी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है लाइफ एक्टिविटीज़ को कैरी ऑन रखने के लिए। तो इसीलिए हमारे पास इसको क्या कहते हैं? इनको कार्बोहाइड्रेट्स को, चूँकि ये एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं मेनली, तो इनको कहते हैं जी, इनको कहा जाता है, क्या चीज़ कहा जाता है? इनको कहा जाता है फ्यूल ऑफ लाइफ, भी इनको कहते हैं। फ्यूल ऑफ लाइफ इनको कहा जाता है, सही। मतलब कि ये फ्यूल की तरह काम करता है। गाड़ी में फ्यूल ना हो तो कभी भी नहीं चल सकता। इस तरह लाइफ एक्टिविटीज़ वो भी तभी चलेंगे जब उनको फ्यूल मिलेगा। तो फ्यूल कहाँ से मिलता है? यहाँ से मिलता है। तो कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी होती है? तो याद रखिए हमारे पास वो कौन सा प्रोसेस है जिसमें हमारे पास क्या होती है, ये एनर्जी प्रोडक्शन होती है। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। वो हमारे पास क्या है जी? वो हमारे पास है ऑक्सीडेशन प्रोसेस। ये है ऑक्सीडेशन प्रोसेस। अब ऑक्सीडेशन प्रोसेस में होता क्या है, मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताऊं। ऑक्सीडेशन प्रोसेस में ये होता है कि इसमें हमारे पास जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ये देखें, जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं इनके साथ क्या मिलता है? इनके साथ ऑक्सीजन मिलता है। और क्या प्रोड्यूस होता है? प्रोड्यूस होता है हमारे पास CO2 पैदा होता है, प्लस H2O पैदा होता है, और प्लस यहाँ पर पैदा होती है एनर्जी, सही। तो जो एनर्जी हम यहाँ पर बात करते हैं, ये कौन सी वाली एनर्जी है? ये वाली एनर्जी है। इन द फॉर्म ऑफ ATPs यहाँ पर ये पैदा होती है। तो ये एनर्जी है ये। और ये प्रोसेस क्या है हमारे पास? इस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। इसमें ऑक्सीजन किसी मॉलिक्यूल को क्या करता है? बर्न करता है। अब इस चीज़ के लिए क्या चाहिए? दो चीज़ें चाहिए। एक तो इनके लिए चाहे एंजाइम, सही, एंजाइम चाहिए। और ये होता कहाँ पर ये सारा रिएक्शन? ये एक ऑर्गेनल है, उसके अंदर होता है, सेलुलर ऑर्गेनल है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये सब कुछ कहाँ पर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। ये सारा जो प्रोसेस हम यहाँ पर पढ़ते हैं, ये देखिए यहाँ से लेकर ये सारा प्रोसेस ये किसके अंदर होता है? ये होता है हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर।
ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, वहाँ पर प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी कहते हैं। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर पावर पैदा होती है, एनर्जी पैदा होती है। तो ये हमारे पास है प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। समझ में बात आई? अब मज़ीद मैं आपको थोड़ा-सा बताता चलूँ कि हमारे पास सिर्फ़ कार्बोहाइड्रेट्स ही हमारे पास ऐसे नहीं है जो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। इनके अलावा कुछ और भी हमारे पास मॉलिक्यूल हैं। देखें, ओनली कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे नहीं है कि जो हमारे पास एनर्जी पैदा करते हैं। इनके अलावा 2 और किस्म के कंपाउंड्स हैं और वो भी हमारे पास एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। वो मैं आपको थोड़ा-सा बताता चलूँ। इनके अलावा हमारे पास और क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा हमारे पास, देखिए मैं बताता चलूँ, ये देखिए प्रोटीन्स भी हमारे पास एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, प्रोटीन्स। और साथ में हमारे पास जो फैट्स हैं वो भी एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। ओनली ये चीज़, एक कार्बोहाइड्रेट, एक प्रोटीन और एक फैट्स, ये 3 चीज़ें हमारे पास एनर्जी प्रोडक्शन करती हैं। इन केस ये देखिए मैं यहाँ पर प्लस का निशान लगा रहा हूँ, मतलब कार्बोहाइड्रेट भी है और साथ में ये 2 भी हैं हमारे पास। ये तीनों क्या करते हैं? ये एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। लिहाजा इनका कंबाइनली भी एक नाम है। मतलब यहाँ देखिए कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स और फैट्स, इनका मिल मिलाकर हमारे पास एक कंबाइन नाम भी है। एनर्जी प्रोड्यूस करने वाले कंपाउंड्स का हमारे पास एक नाम है। इसको हम कहते हैं ट्राइमवेरेट्स। ट्राइमवेरेट्स, कुछ लोग इसको ट्राइमवायरेट्स भी कहते हैं। समझ में बात आई? तो ये हमारे पास एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, ओनली ये। बाकी जो आप सुनते हैं ना, वाइटामिन्स है या मिनरल्स है, वो सिर्फ रेगुलेटरी है। वो फंक्शंस को रेगुलेट रखती है, कभी भी वो एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करते। सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। देखें मैं यहाँ लिखता हूँ, ये एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। इसलिए इन तीनों को मिलकर क्या कहते हैं? ट्राइमवेरेट्स। ट्राइमवेरेट्स का अपना मतलब है ग्रुप ऑफ 3। ग्रुप ऑफ 3। अब हमारे पास जब कार्बोहाइड्रेट्स किसी बॉडी के अंदर इनफ अमाउंट में हो और वो यूज हो रहे हो, सही, तो उस वक्त प्रोटीन्स और फैट्स एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करते, सही। प्रोटीन्स तब एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं जब कार्बोहाइड्रेट्स खत्म हो जाते हैं बॉडी के अंदर, सही। और फिर फैट्स कब करते हैं? जब कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स ये दोनों खत्म हो जाते हैं। तो फैट्स तकरीबन प्रोटीन्स के तब यूज़ हो जाते हैं ना, अच्छे खासे अमाउंट में, ख़त्म ना भी हो चुके हो तो फैट्स अपना काम शुरू करते हैं। तो फैट्स सबसे एंड में एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। समझ में बात आई? तो ये हमारे पास, जब तक हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स बॉडी के अंदर इनफ अमाउंट में हो, तब हमारे पास जो प्रोटीन्स होते हैं और जो फैट्स होते हैं, ये इसको कहते हैं स्पेयर मॉलिक्यूल्स। इन दोनों को क्या कहते हैं? इनको कहते हैं स्पेयर। स्पेयर जिसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा। ये क्या होते हैं? ये हमारे पास मॉलिक्यूल्स होते हैं, स्पेयर मॉलिक्यूल के तौर पर पड़े होते हैं। और ये क्या होते हैं? तब तक हमारे पास, जब तक हमारे पास क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स वो हैं, तो इसको कहते हैं स्पेयर मॉलिक्यूल्स या नॉन एसिमिलेटिंग बायोमॉलिक्यूल्स। ये काम, ये दूसरे काम तो करते हैं लेकिन प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी नहीं करते। समझ में बात आई? तो ये हमारे पास है। अब हम कहते हैं ना कि सपोज हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स वो क्या करते हैं? वो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। तो एनर्जी कहाँ इस्तेमाल होती है? वो एनर्जी इस्तेमाल होती है डेली लाइफ में। जितने भी डेली लाइफ के यूजेस हैं ना, हम मतलब डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ है उसमें इस्तेमाल होती है। तो फिर हम सोचते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं, मतलब डेली लाइफ में कहाँ कहाँ किन किन चीज़ों के अंदर हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो मेरे पास क्या है जी, सपोज ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं। ये कार्बोहाइड्रेट्स की हम बात करते हैं, इनकी बात नहीं करते। मैं इनकी बात करता हूँ। ये बेसिक फंक्शन की और प्रोडक्शन एनर्जी की, इसकी बात करते हैं। जब हमारे पास क्या है, ये बॉडी के अंदर इंटर होते हैं, तो हमारे पास सबसे पहले एनर्जी कौन प्रोड्यूस करते हैं? वो कार्बोहाइड्रेट्स। तो फिर हमारे बॉडी के अंदर इसको जाना भी चाहिए,
सही? हमें इनको खाना चाहिए मुख्तलिफ़ चीज़ों के अंदर। तो किन-किन चीज़ों के अंदर हम इसको यूज़ करते हैं, मैं आपको थोड़ा बताता चलूँ कि हमारे पास जो डेली लाइफ़ यूज़ेज़ हैं, जिनके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स हम क्या करते हैं, इन सब इनसाइड द बॉडी लेते हैं, उनकी थोड़ी-सी बात हम कर लेते हैं। तो याद रखें, हम जब डेली लाइफ़ यूज़ेज़ को पढ़ते हैं तो डिफरेंट मटेरियल्स के अंदर हम क्या करते हैं, डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट्स को इस्तेमाल करते हैं। मैं थोड़ा-सा बताता चलूँ, डिफरेंट हमारे पास क्या है, डिफरेंट मटेरियल्स के अंदर हम क्या करते हैं, डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट्स को यूज़ करते हैं। डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट्स को हम यूज़ करते हैं। सही? ये हमारे पास है। अब जिन मटेरियल के अंदर हम कार्बोहाइड्रेट्स को यूज़ करते हैं, मतलब इसमें डालते हैं और फिर हमारे बॉडी के अंदर जाता है, तो इसको हम कहते हैं, ये हमारे पास ये मटेरियल कौन-सी मटेरियल है? जब हम इसको खाते हैं, तो खाने वाले कौन-से मटेरियल होते हैं? ये होते हैं फूड। फूड मटेरियल होते हैं और हर एक कार्बोहाइड्रेट की हमारे पास फिर क्या होती है? अपनी-अपनी फूड वैल्यू होती है। समझ में आता है? हर एक की अपनी फूड वैल्यू होती है। सही है? ये बहुत आसान सा है, बहुत मतलब कोई इसमें ऐसी बड़ी बात नहीं है। तो ये फूड हम क्या करते हैं? ये हम बॉडी के अंदर इन करते हैं और फिर यही फूड हमारे पास क्या करते हैं, इसको हम कहते हैं, जब ये अंदर जाकर फंक्शंस करती है तो उसको हम कहते हैं फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। वो किस वजह से है? इस फूड की वजह से है। तो हमें यहाँ का क्या करता हूँ, यहाँ से मैं एक एरो ले जाता हूँ और ये देखिए, ये यहाँ जो फंक्शंस हमने लिखे हुए हैं ना, ये क्या है, ये फूड के फॉर्म में जब इन होता है बॉडी के अंदर तब ये फंक्शंस करते हैं। अब डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट्स जो हमारे पास हम इस्तेमाल करते हैं, डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट्स ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखें डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट्स जब हम डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, तो किन किन चीज़ों के मतलब कौन कौन से हम कार्बोहाइड्रेट्स को इस्तेमाल करते हैं, इस पर मैं आपको थोड़ा सा इसके कुछ एग्जाम्पल्स आपको बताता चलूँ। ये देखिए, मैं यहाँ से इसको उठाता हूँ, यहाँ मैं आपको थोड़े से एग्जाम्पल्स के बारे में बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे पास देखिए, फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं? सबसे पहले हम बात करते हैं ग्लूकोज़ की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? ग्लूकोज़ की। ये इसकी बात करते हैं। तो याद रखिए, ग्लूकोज़ हमारे पास क्या है? ये मोनोसैकेराइड है, इसको किसी हाइड्रोलाइज़ेशन मतलब हाइड्रोलिसिस की ज़रूरत होती नहीं है। तो हमारे पास ये क्या करता है? इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी है ये। जैसे बॉडी के अंदर एंटर होता है तो इसको किसी भी मतलब टूटने की ज़रूरत नहीं होती, तो इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी है ये हमारे पास। सही। अब इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी किन किन जगहों पर ज़्यादा चाहिए होती है, तो मैं आपको ये भी थोड़ा सा बताता चलूँ कि जो इमीडिएट हमारे पास एनर्जी है, वो आम तौर से हमारे पास सिक पर्सन्स को चाहिए होती है। सही। तो उसको ग्लूकोज़ के मतलब ज़्यादा पेशेंट ज़्यादा ख़राब हो तो ग्लूकोज़ के ड्रिप वग़ैरह उनको चढ़ाए जाते हैं या सिरप्स वग़ैरह में इनको ये चीज़ें खिलाई जाती हैं। दूसरे हमारे पास अगर दूसरी तरफ हम बात करें, तो जो स्पोर्ट्समैन होते हैं, उनको चाहिए होता है इंस्टेंट एनर्जी चाहिए होती है। तो फिर ये इंस्टेंट एनर्जी हमारे पास जो होती है, वो किस फ़ॉर्म में इनको मुहैया की जाती है? वो ज़्यादातर जूसेस के फ़ॉर्म में। देखिए, ये क्या है? इनको चाहिए होती है इंस्टेंट एनर्जी। तो इनको फिर क्या के पिलाए जाते हैं? ये जूसेस, जो लेमन स्क्वाश के जूसेस हैं या जो दूसरे हमारे पास जूसेस हैं, इनको पिलाए जाते हैं। इनके अलावा अगर हमारे पास इस जगह पर इसको इस्तेमाल ना किए जाएँ, तो आम तौर से हमारे पास जो दूसरा यूज़ बनता है, वो हमारे पास क्या है, मतलब मुख्तलिफ़ चीज़ों में
हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो थोड़े से स्पेशल टाइप के जूस मतलब यूजेस हैं। किस चीज़ में इस्तेमाल करते हैं? जैम्स में इस्तेमाल करते हैं। जैम्स एंड स्वीट्स में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इनके अलावा और भी हमारे इसके बहुत सारे इस्तेमालात हैं। लेकिन ये जैम्स और ये जूसेस वगैरह या स्वीट्स वगैरह, इन पे लिखा होता है कि ये ग्लूकोज़ है। मतलब ग्लूकोज़ का मतलब है कि ये इंस्टेंट एनर्जी देने वाले हैं। तो वो थोड़े से फिर महँगे होते हैं, थोड़े से महँगे होते हैं। इंस्टेंट एनर्जी वाले ज़ाहिर-सी बात है बहुत जल्द एनर्जी देने वाले होते हैं, थोड़े से महँगे होते हैं। इनके अलावा हम ग्लूकोज़ के अलावा एक और कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं, वो है फ्रक्टोज़। ये फ्रक्टोज़ हमारे पास है, कहाँ पर होता है? हनी में ज़्यादातर होता है। तो ये भी हम इस्तेमाल करते हैं, कहाँ-कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं? सबसे पहले हमारे पास जो ये इस्तेमाल होता है, इसके यूज़ेज़ जो हैं, उनमें सबसे पहले हमारे पास है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले इसके जो यूज़ हैं, वो स्वीटनिंग एजेंट के तौर पर हैं। क्या है? स्वीटनिंग एजेंट के तौर पर। और याद रखिए ग्लूकोज़ के मुकाबले में ये मोर स्वीट होता है। आप इसको थोड़ा-सा अपने यहाँ पर लिख लें। ये क्या होता है? मोर स्वीट होता है फ्रक्टोज़ एज़ कंपेयर्ड टू ग्लूकोज़। तो स्वीटनिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है। कहाँ-कहाँ स्वीटनिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है? मैं आपको ये थोड़ा-सा बताता चलूँ। ये इस्तेमाल होता है हमारे पास आम तौर से कन्फेक्शनरीज़ में, मतलब मिठाइयों में। कन्फेक्शनरीज़ का मतलब है मिठाइयाँ। दूसरा हमारे पास जो इसका इस्तेमाल है, वो मेडिसिनल सिरप्स में है। क्योंकि मेडिसिनल जो सिरप्स होते हैं आम तौर से, वो जो जिसमें मेडिसिन होते हैं ना, वो मेडिसिन कड़वे होते हैं। तो उनमें मोर जो स्वीटनिंग जो है ना एजेंट, उसको कार्बोहाइड्रेट उसको डाला जाता है, और वो हमारे पास है फ्रक्टोज़। समझ में आता है? दूसरा अगर हम इसका इस्तेमाल थोड़ा-सा देख लें, तो इसको किस चीज़ में डाला जाता है? ये आइसक्रीम में डाला जाता है, और आइसक्रीम में ये शुगर मतलब सक्रोज़ की जगह, चीनी की जगह यही डाला जाता है। क्योंकि ये क्या है? ये मोर स्वीट भी है और ये सॉफ्टनिंग एजेंट है। सॉफ्टनिंग एजेंट। ये आइसक्रीम को क्या करता है? बिल्कुल ज़्यादा सॉफ्ट करता है। अगर आप क्या डालते हैं? अगर आप सक्रोज़ डालते हैं मतलब चीनी डालते हैं, तो वो सैंडी लाइक होता है, थोड़ा-सा सैंडी टाइप होता है। तो ये क्या करता है? ये इसको मतलब सॉफ्टनेस देता है। ये देखिए आइसक्रीम में हम इसको डालते हैं, या किसी भी और चीज़ में हम डालते हैं, तो वो चीज़ क्या रहती है? वो सॉफ्ट रहती है। इसके अलावा हमारे पास इसका और क्या इस्तेमाल है? इसका इस्तेमाल हमारे पास है, ये सब्स्टिट्यूट टू सक्रोज़ मुख्तलिफ़ चीज़ों में इस्तेमाल होता है। क्या होता है? सब्स्टिट्यूट टू सब्स्टिट्यूट टू शुगर। मुख्तलिफ़ चीज़ों में ये शुगर की जगह ये बाज़ चीज़ों में इस्तेमाल होता है, शुगर को इस्तेमाल नहीं किया जाता। ख़ासकर कहाँ पर? जब हमारे पास हमने किसी मतलब चीज़ को देना हो, किसको? ओबेस पीपल को। ओबेस पीपल मोटे लोग। देखिए, ओबेस पीपल हो, मोटे लोग हों, जिनको ऑलरेडी मोटे हो तो, और या डायबिटिक पेशेंट हो, जिसको शुगर की बीमारी हो, तो इनको ये दिया जाता है। अब इनको ये क्यों दिया जाता है? क्योंकि फ्रक्टोज़ है तो मोर स्वीट, लेकिन इसकी जो हमारे पास ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, ग्लाइसेमिक वैल्यू है, वो कम है। देखिए, ये इन दोनों को क्यों दिया जाता है? क्योंकि हमारे पास जो फ्रक्टोज़ हैं, इनकी जो ग्लाइसेमिक वैल्यू होती है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स इसको हम आम टर्म कहते हैं, ग्लाइसेमिक इंडेक्स। तो इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स का मतलब है हमारे पास के ये क्या होते हैं? रिलेटिव अवेलेबिलिटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन फूड टू इंक्रीज द ब्लड शुगर। तो ये ब्लड शुगर लेवल को बहुत थोड़ा सा इंक्रीज करता है।
अगर आप स्टार्च वगैरह ये चीज़ें यूज़ करते हैं या सक्रोज़ चीनी यूज़ करते हैं तो 2.5 सेकेराइड है। वो तो जब हाइड्रोलाइज़ हो जाते हैं तो डबल अमाउंट जो है ना हमारे पास वो शुगर इसकी पैदा करता है। और ये देखिए सिंगल है, तो इनकी जो हमारे पास ब्लड शुगर लेवल है उसको बहुत थोड़ा-सा ये ऊपर ले जाता है, सही? तो ओबेस पीपल को उसकी जो मोटापा है उस मज़ीद थोड़ा-सा मतलब कोई इंक्रीज़ नहीं आता। इस तरह डायबिटिक पेशेंट है, तो डायबिटिक पेशेंट में क्या उसका मसला होता है, इंसुलिन का मसला होता है ना, ब्लड शुगर उसका ज़्यादा होता है। तो ये फ्रक्टोज़ चूँकि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स या ग्लाइसेमिक वैल्यू कम है, तो डायबिटिक पेशेंट को ये दिया जाए तो इतना बड़ा मसला नहीं होता एज़ कम्पेयर टू सक्रोज़। समझ में बात आई? तो एज़ सब्स्टिट्यूट टू सक्रोज़ शुगर ये हम यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। मैंने यहाँ शुगर लिखा है, इसका मतलब हमारे पास क्या है, ये सक्रोज़ है। आपको थोड़ा-सा क्लियर करवाता चलूँ, इसका मतलब यहाँ शुगर का मतलब है सक्रोज़ की जगह हम इसको इस्तेमाल करते हैं। अब ये तो हमारे पास इसका इस्तेमाल है। आगे की तरफ चलते हैं। इसके बाद हमारे पास है सक्रोज़ जिसको हम चीनी कहते हैं। ये हमारे पास इस्तेमाल होता है। तो ये तो हमारे पास क्या चीज़ें किस चीज़ में इस्तेमाल होता है, मैं आपको बताता चलूँ। ये मेन कार्बोहाइड्रेट इन फूड जहाँ पर हमें मीठा आम लोगों के लिए मीठा चाहिए होता है, तो फिर हम क्या करते हैं, ये मेन कार्बोहाइड्रेट है जो हम फूड में मतलब मीठा मिठास लाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मेन कार्बोहाइड्रेट ओके, किस चीज़ में? इन फूड। ये जितने भी हमारे पास फूड वगैरह होते हैं, तो उनमें ज़्यादातर क्या होता है? ये होता है। आम लोगों के लिए, सही? सही। और कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं? जैम्स, जेलीज़, कन्फेक्शनरीज़ में इसका इस्तेमाल है। कहाँ पर इसका इस्तेमाल है? मैं आपको बताता चलूँ, जैम्स में है, सही। जेलीज़ में है, जो बच्चे वगैरह खाते हैं, बाज़ार में मिलता है जेलीज़। इस तरह कन्फेक्शनरीज़ में आम जो कन्फेक्शनरीज़ होते हैं, इसमें इसका इस्तेमाल है। इस तरह सिरप्स या ड्रिंक्स में इसका इस्तेमाल है। ड्रिंक्स, जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं ना, ड्रिंक्स हैं, सिरप्स हैं हमारे पास, एटसेट्रा। इन चीज़ों में आम तौर से ये डाला जाता है। इनके अलावा हमारे पास एक और बहुत अहम चीज़ इससे बनाई जाती है, सही? वो है सक्रोज़ ऑक्टा एसीटेट। एक और कंपाउंड इससे बनाया जाता है, सही? सक्रोज़ ऑक्टा एसीटेट हम इसको कहते हैं। ये एक सॉलिड हमारे पास कंपाउंड है। ये बनाया जाता है और ये किस लिए इस्तेमाल होता है? ये हम डीनेचुरेशन ऑफ अल्कोहल के लिए इस्तेमाल करते हैं। किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? याद रखें, इसको हम इस्तेमाल करते हैं डीनेचुरेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल मीन इथेनॉल। कभी-कभी हमारे पास इथेनॉल जो आमतौर से मतलब ये अंग्रेज़ लोग पीते हैं ना शराब, तो कभी-कभार हमें एज़ अ ड्रिंक ये नहीं चाहिए होता है इथेनॉल, तो हम इसको डीनेचर कर लेते हैं, सही? उसकी जो इथेनॉल की परसेंटेज है उसको कम कर देते हैं। तो उसमें हम ये डालते हैं और कितना डालते हैं? ये सॉलिड हमारे पास कंपाउंड है, 0.1% से लेकर इसको 0.2% तक उसमें मिला दिया जाता है। किस चीज़ के अंदर? ये इस चीज़ के अंदर इथेनॉल में, और उससे वो डीनेचर हो जाता है। उसका ज़ायक़ा इंतहाई क्या हो जाता है? बिटर हो जाता है, बिटर टेस्ट। ये इसका जो टेस्ट है मैं आपको बताता चलूँ, इसका जो टेस्ट होता है मतलब इथेनॉल का, वो इंतहाई क्या है? हाईली बिटर हो जाता है। हाईली बिटर, तो फिर इसको कोई पी नहीं सकता। तो जब पी नहीं सकता तो इस डीनेचर्ड इथेनॉल को हम किस चीज़ में इस्तेमाल करते हैं? देखें, इसको हम फिर इस्तेमाल कर सकते हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब हम इससे वार्निशेस में भी इस्तेमाल करते हैं। वार्निशेस जो लकड़ी वगैरह को पॉलिश दिया जाता है, वार्निशेस उसमें इस्तेमाल किया जाता है। हमारे पास एंटी फ्रीज में इस्तेमाल किया जाता है।
एंटी फ्रीज एजेंट के तौर पर हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एज हमारे पास फ्यूल भी इस्तेमाल होता है, एज फ्यूल। जो ब्राज़ील या अर्जेंटीना वगैरह है वहाँ पर गन्ना बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ से इथाइल अल्कोहल को या इथेनॉल को अलग किया जाता है ना गन्ने के रस से, तो फिर गाड़ियाँ इससे चलाई जाती हैं, सही उसमें इंजन होता है। या इस्लामाबाद में भी हमारे पास क्या है, इसके पंप वगैरह मौजूद है, बहुत सारी गाड़ी ऐसी भी है जो इथाइल अल्कोहल से चलती है, लेकिन वो इथाइल अल्कोहल तो फिर लोग पिएंगे। तो इसके लिए ये किया जाता है, तो या तो इसमें मीथाइल अल्कोहल डाला जाता है, याद रखें मीथाइल अल्कोहल जहर है, वो चाहे थोड़ा हो ज़्यादा हो इंसान को मार देता है। तो ये लोग क्या कर लेते हैं, उनकी डिस्टिलेशन कर लेते हैं और मीथाइल अल्कोहल अलग कर लेते हैं और फिर वो इथाइल अल्कोहल ये लोग पीते हैं, थोड़ा सा ना फ्लेवर्स वगैरह मिलाकर डाइल्यूट करवा कर। तो दूसरा प्रोसेस हमारे पास क्या है, ये सक्रोज ऑक्टा एसीटेट जब डाला जाता है तो फिर इसकी डिस्टिलेशन बहुत मुश्किल हो जाती है, प्योर हालत में इथाइल अल्कोहल को हासिल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस मकसद के लिए मीथाइल अल्कोहल की बजाय अगर इसमें हम ये डाल दें तो ज़्यादा हमारे पास जो है ना वो डीनेचरेशन होती है और लोग इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। समझ में आता है? इसके लिए या एज हमारे पास क्या है, एनहाइड्रस एडहेसिव्स के तौर पर, एनहाइड्रस एडहेसिव्स के तौर पर, एनहाइड्रस एडहेसिव्स उसको कहते हैं जो हमारे पास क्या होता है, ज़्यादातर लिक्विड स्टेट में नहीं होते, जो ड्राइड फॉर्म में होते हैं, जिसमें वाटर वगैरह इनका थोड़ा सा भी अमाउंट मौजूद नहीं होता। तो ये हमारे पास इस मकसद के लिए ये कंपाउंड इस्तेमाल किया जाता है। अब आगे की तरफ आते हैं और आगे की तरफ चलते हैं, हम स्टार्च पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ये देखिए, हम स्टार्च पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो स्टार्च तो आपको पहले से पता है, मोस्टली हमारे पास किसके तौर पर इस्तेमाल होता है, ये मोस्टली हमारे पास एज ए फूड इस्तेमाल होता है, मतलब रोटी वगैरह जो हम खाते हैं ना, तो ये तो फूड में इस मेन कार्बोहाइड्रेट इन फूड हैं और ये बजाते खुद फूड हैं। हम इनके जो फूड है उसको मीठा, ये मीठा नहीं होता, स्टार्च कभी मीठा नहीं होता। इसमें मिठास लाने के लिए क्या करते हैं, फिर हम ये सक्रोज डाल लेते हैं। सही, जो यहाँ फूड की बात हुई वो यही फूड है, तो मिठास लाने के लिए तो फूड में हम इसको मतलब एज अ फूड इस्तेमाल करते हैं स्टार्च को। दूसरा हमारे पास जो इसका यूज़ है वो क्या है, सपो सॉरी, हम इंडस्ट्रीज़ में क्या करते हैं, ये फर्मेंटेशन करते हैं। इंडस्ट्रीज़ के अंदर हम क्या करते हैं जी, ये थोड़ा सा मैंने ये देखें, इंडस्ट्रीज़ के अंदर हम क्या करते हैं, हम स्टार्च की फर्मेंटेशन करते हैं। फर्मेंटेशन से आप लोग वाकिफ़ हैं, सही, इससे ये करते हैं और हम क्या बनाते हैं, हम इथेनॉल बनाते हैं, इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल। और ये इथेनॉल फिर किसके तौर पर इस्तेमाल होता है, लिक्वर के तौर पर। ये जो अंग्रेज़ लोग हैं, हम लोग नहीं, सही, लिक्वर मीन शराब के तौर पर ये इस्तेमाल होता है। तो ये हमारे पास ये है सक्रोज का। आगे हम किसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके सिर्फ फूड वैल्यू नहीं है और भी इसके इस्तेमालात हैं, उस पर हम बात कर लेते हैं। ये स्टिफनिंग एजेंट के तौर पर भी इस्तेमाल होता है, स्टिफनिंग एजेंट के तौर पर ये इस्तेमाल होता है। कहाँ पर इस्तेमाल, अगर नए कपड़े हैं, नए कपड़े मतलब कॉटन के जब कपड़े बनाए जाते हैं तो उसको बिल्कुल कागज़ की तरह उसको मतलब सीधा किया जाता है ना, उसको बिल्कुल ऐसे कागज़ की तरह बनाया जाता है। तो ये टेक्सटाइल जब नए कपड़े होते हैं तो ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री में फिर स्टिफनिंग के लिए इस्तेमाल होता है, नए कपड़ों के लिए। लेकिन अगर पुराने कपड़े हो तो फिर हम लॉन्ड्री यूज़, मतलब लॉन्ड्री में जब इसको धोया जाता है और इसका जो काटन जो पन है, काटन पन जो सख्ती है, स्टिफनिंग वो ख़त्म हो जाती है, तो फिर लॉन्ड्रीज़ के अंदर हम क्या करते हैं, इसमें हम ये स्टार्च डाल लेते हैं ना, जब हम जिस कपड़े धो लेते हैं उसके बाद उस सोल्यूशन के अंदर थोड़ा स्टार्च डाल लेते हैं तो वो जो काटन वगैरह होता है जो लूज़ हो चुका होता है वो फिर से टाइट हो जाता है, स्टिफ हो जाता है, सख्त हो जाता है। तो इसके मतलब नया बनाने के लिए एक किस्म का हम कह सकते हैं, होता ये पुराना है, नया वाला हमारे पास ये है। ठीक, जब हम बना लेते हैं तब इसमें स्टिफनिंग कम होती है तो हम ये स्टार्च डाल लेते हैं और फिर पुराने के लिए ये, सही। इनके अलावा हमारे पास ये जो स्टार्च हैं ये किस चीज़ में इस्तेमाल होता है, ये एडहेसिव के तौर पर भी इस्तेमाल होता है, सही।
ये हमारे पास एडहेसिव है, लेकिन बाहरी चीज़ों को तो एडहेजन इसकी नहीं कर सकता, सिर्फ पेपर वगैरह की एडहेजन ये कर सकता है। तो पेपर की एडहेजन, पेपर वगैरह की एडहेजन के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है, मतलब जोड़ने के लिए, मतलब कॉपियाँ बनाने के लिए, या इस तरह पेपर्स को आपस में ये अच्छी तरह से जोड़ लेता है, हल्की चीज़ें, तो इसमें भी इस्तेमाल होता है। इसके बाद हमारे पास क्या है, इसके बाद हमारे पास आता है जी सेलुलोज। ये सेलुलोज हमारे पास है। इनके तो कोई फूड वैल्यू नहीं है, सही। इनके इस्तेमालात की बात करें तो इनके इस्तेमालात में क्या है, नो फूड वैल्यू, सेलुलोज का कोई फूड वैल्यू नहीं है, नो फूड वैल्यू। और इसका हमारे पास रीज़न है, क्योंकि हमारे इंसानों के बॉडी के अंदर इसको डाइजेस्ट करने के लिए कोई एंजाइम ही नहीं होता। ओके, क्या नहीं होता हमारे पास ह्यूमंस के अंदर, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, देखिए, ह्यूमंस के अंदर हमारे पास क्या होता है, हैव नो डाइजेस्टिव एंजाइम। हमारे कोई डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होता था कि वो सेलुलोज को हाइड्रोलाइज कर सके और फिर हम उसको शुगर को इस्तेमाल कर सके, समझ में। तो जब इसकी कोई फूड वैल्यू नहीं है तो याद रखिए ये किसके तौर पर सेलुलोज इस्तेमाल होता है, रफेज के तौर पर। देखिए मैं आपके लिखता हूँ, किसके तौर पर इस्तेमाल होता है, रफेज के तौर पर। रफेज क्या है जी, इसको हम दूसरा नाम देते हैं डाइटरी फाइबर्स। डाइटरी फाइबर्स ये खुराक में चाहिए होता है, सही है, डाइटरी फाइबर्स हम इसको कहते हैं। तो खुराक में ये फूड कोई एनर्जी तो नहीं देते, लेकिन हमारे पास क्या करता है, ये पेरिस्टेलिक मोशन को इन्हेंस करता है या प्रोमोट करता है। क्या चीज़ प्रोमोट करता है, देखें, ये प्रोमोट करता है जो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है उसमें जो खुराक का मूवमेंट है उसको अच्छा कर लेता है, तेज़ कर लेता है। तो हमारे पास क्या नहीं होता, हमें कभी कंस्टिपेशन नहीं होती। क्या चीज़ प्रोमोट करता है, पेरिस्टेलिक मोशन, पेरिस्टेलिक मोशन ये क्या करता है, उनको अच्छा करता है। ओके, इन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, डाइजेस्ट मतलब एलिमेंट्री कैनाल के अंदर ये। और ये थोड़ा सा मैं आपको बताऊं कि किस तरह करता है, तो थोड़ा सा आप लोग इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे, ये किस तरह ये इस तरह करता है। सपोज हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास जो इनर सरफेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, जिसमें एब्जॉर्प्शन हो रही है, ये सपोज वो है। और ये आपके पास क्या दिखाई दे रहे हैं, ये आपके पास विलाई दिखाई दे रहे हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है ना इनर सरफेस पे, ये देखें। अब याद रखें इनमें क्या होती है, इनमें ब्लड कैपिलरीज होती हैं। इसके अंदर अगर हम बात करें ना तो इसमें क्या होती है, ब्लड कैपिलरीज होती है। अगर आप इसके नेट पे डायग्राम देख लें तो यहाँ पर इसमें ब्लड कैपिलरी, और इसमें क्या होते हैं, इसमें सुराख होते हैं बड़े छोटे छोटे। देखिए इसमें छोटे छोटे सुराख होते हैं। अब इन सुराखों से छोटे छोटे मॉलिक्यूल अंदर जाते हैं, इसलिए तो हम प्रोटीन्स वगैरह को या फैट्स वगैरह को या कार्बोहाइड्रेट्स को क्या डाइजेस्ट करते हैं स्टमक के अंदर और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। क्यों, डाइजेशन का मतलब है छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्योंकि ये छोटे सुराख हैं, सही, इनमें बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब नहीं हो सकते। अब सपोज इसके अंदर जो है हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं, न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं और बहुत ज़्यादा। अब ये क्या करते हैं, ये इसके अंदर एब्जॉर्ब होते हैं, सही। और यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा कभी कभार होते हैं, तो ये इस छोटे छोटे सुराखों में रश लगाकर एंटर होते हैं। तो रश लगाने की वजह से क्या होता हो जाता है, ये छोटे छोटे सुराख वो हो जाते हैं ज़ख्मी। और छोटे छोटे सुराख पर जब रश होता है, न्यूट्रिएंट्स की बिल्कुल रश होता है, तो फिर वो इससे होती है, ये ज़ख्मी हो जाते हैं और इनसे होती है ब्लीडिंग, सही। क्या होती है,
ब्लीडिंग होती है और जिसको हम दर्द होता है, पेन होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? कंस्टिपेशन। इनको हम कब्ज़ कहते हैं या कंस्टिपेशन इनको कहा जाता है। ये इसलिए होता है ताकि हमारे पास जब हम ऐसे खुराक खा लें जिसमें न्यूट्रिएंट्स तो बहुत ज़्यादा है, सही? और इसमें फाइबर्स नहीं है। फाइबर्स का काम क्या है? फाइबर्स का काम ये है कि ये इन न्यूट्रिएंट्स को डाइल्यूट कर लेता है। बीच-बीच में से वो आ जाते हैं तो डाइल्यूट्स वो तो एब्ज़ॉर्ब नहीं होते, लेकिन यहाँ सुराखों पर रश नहीं लगाते। फाइबर्स का ये काम है।